21 साला देवर रोज मुझसे शादी की जिद करता। मैं सारा दिन अपना आप बचाती और कमरे में छुप कर रोती। देवर घर से जाता तब जल्दी जल्दी सारे काम निपटाती, लेकिन एक रोज देवर छुप कर साथ वाले कमरे में बैठ गया। मुझको खबर न थी। बाहर निकली तो मेरे होश छुट गए। उस रात मेरे देवर को शादी का बहुत शौक था। मेरी शादी हुई तो कहने लगा, भाभी मेरी भी शादी करवा दो। जब मैंने पूछा किस लड़की से, तो मुझे सर से पांव तक देखने लगा और मुस्कुराते हुए मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैं देवर की नजरों को जांचने में परेशान सी हो गई। मेरा शौहर भी कमरे में मौजूद था। भाई बात को सुनकर उसके माथे पर तीवरी पड़ी थी, लेकिन फिर अपने जहन को झटका कि शायद मैंने गलत सोच लिया है। लेकिन इसके बाद तो मेरे देवर ने जैसे ये बात पकड़ ही ली। बार बार मुझसे यही कहता कि मेरी शादी करवा दे। जब मैं पूछती कि तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ, मुस्कुराकर मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखता और फिर अजीब से इशारे करके बाहर चला जाता। उसे तो ये भी लिहाज नहीं था कि मेरा शौहर भी उसे देख रहा है। मैं तो उसकी इस हरकत पर अब उससे कतराने और घबराने लगी थी। एक बार मेरी सास और देवर बैठे चाय पी रहे थे। मैं भी अपने चाय का कप लेकर अपनी सास के पास बैठ गई। मेरा शौहर भी वहीं बैठा चाय पी रहा था, साथ में मोबाइल पर भी चैट में मसरूफ था। मेरी सास बताने लगी कि मेरे शौहर की मंगनी खाला की बेटी से हुई थी, लेकिन फिर खाला की बेटी को मलेरिया हो गया और उसका मलेरिया ऐसा बिगड़ा कि बेचारी जान से ही हाथ धो बैठी। इसके बाद मेरी सास कहने लगी कि अगर वो जिंदा होती तो आज रोशन की बीवी तुम नहीं बल्कि वो होती। अभी मेरी ये सास बात कर ही रही थी जब मेरे देवर ने बरजस्ता कहा, और भाभी मेरी बीवी होती। ये कहना था कि मेरी सास ने उसकी कमर पर थपकी लगाई। कहने लगी, शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? भाभी है वो, भाभी है तुम्हारी। वो कहने लगा, हाँ अब तो भाभी है, जाहिर है अगर भाई की शादी खाला की बेटी से हो जाती तो फिर इन्हें तो मेरे लिए ही पसंद करती ना। आप मुझे न जाने क्यों देवर की ये बात बहुत बुरी लगी। मेरी सास ने तो इस बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन मैं वहां से उठकर किचन में चली गई। मेरा शौहर भी त्योरी चढ़ाए खामोशी से चाय पी रहा था। इसके बाद तो मेरे देवर को जैसे छुट्टी सी मिल गई। कभी कहता, आप गुलाबी रंग में बहुत प्यारी लगती हैं, ऐसा करें गुलाबी रंग पहन लिया करें। मैं उसे घूरने लगती कि शायद मेरी नागवारी को देखकर वो पीछे हट जाए, लेकिन बहुत ही ढीठ किस्म का शख्स था। मेरा शौहर बहुत ज्यादा सादा मिजाज किस्म का शख्स था। उसने कभी मुझसे ऐसी फरमाइश नहीं की थी कि तुम ये पहनकर अच्छी लगती हो। अच्छी आदत का मालिक था, लेकिन कारोबारी जहन का था। हर वक्त 2 और 2 5 बनाने के चक्कर में लगा रहता। एक बार मैंने पूछा, कैसी लग रही हूँ? तो मुझे बस सरसरी सी नजर में देखता है और कहता है, हाँ दिखने में तो ठीक ही लग रही हो। क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? देखो बीमार न पड़ जाना, ख्वामखा मेरे 2000 तुम पर लग जाएंगे। दूसरी जाने मेरा देवर था जो हर वक्त मुझे अजीब नजरों से देखता रहता। एक बार तो उसने हद ही पार कर दी। मेरे कमरे में बिना दस्तक के आ गया। मैं उस वक्त तैयार हो रही थी। जाहिर है नई नई शादी हुई थी, इसीलिए मैंने फैंसी जोड़ा पहना, मेकअप किया, बाल भी खुले छोड़ दिए। वो बिना दस्तक के मेरे कमरे में आ गया। मुझे देखकर कुछ पल तो देखता ही रह गया। उसके यूं बेधड़क कमरे में आने पर मैं कुछ बौखला सी गई थी, क्योंकि मैंने दुपट्टा भी नहीं ओढ़ा था, बेड पर पड़ा था। सबसे पहले तो मैंने बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाया और खुद पढ़ लिया। फिर उसे कहने लगी, तुम्हें तमीज नहीं है? किसी के कमरे में आने के पहले दस्तक देते हैं, इजाजत लेते हैं, फिर कमरे में आते हैं। ये क्या कि मुंह उठाकर कमरे में चले आओ। मेरे सख्त लहजे पर बजाय शर्मिंदा होने के वो मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, अपनों के कमरे में आने की इजाजत नहीं लेते, आप कौन सा गैर है? ये कहकर वो मेरे बेड पर बैठ गया। मैं तो उसकी इस जुर्रत पर हैरान रह गई। मैंने कहा, तुम्हें कोई काम है मुझसे? मेरा अंदाज मुदाफियाना था। वो कहने लगा, हाँ बहुत जरूरी काम है, आए बैठे बताता हूँ आपको। लेकिन मुझे ये बात मुनासिब नहीं लगी कि अकेले कमरे में देवर के साथ बेड पर बैठती। मैंने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी फजूलियात के लिए, तुम बस इधर उधर की बातें करोगे, मुझे पता है तुम्हें कोई काम नहीं है। ये कहकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मैं अपने शौहर से बुरी तरह से टकरा गई। वो शायद कमरे में ही आ रहे थे। मेरे टकराने पर कहने लगे, क्या हो गया, क्यों भागी चली जा रही थी इतनी तेजी से? जैसे ही वो अंदर आए तो देवर को कमरे में बैठा देखकर कुछ पल हम दोनों को देखने लगे। अपने शौहर को यूं शक भरी नजरों से देखते हुए देखकर मेरा दिल तो जैसे जोर जोर से धड़कने लगा था कि कहीं वो कुछ गलत ही न समझ लें। फिर उन्होंने बड़े संजीदा लहजे में मेरे देवर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, भाभी से बातें, वो भी पिछले 1 घंटे से। हम दोनों बातें ही तो कर रहे थे, आए ना भाई आप भी बैठे बातें करते हैं। बड़े फर्राटे से उसने झूठ बोला था। मैंने कहा, नहीं नहीं रोशन ये झूठ बोल रहा है, मैं तो इससे कोई बात नहीं कर रही थी, ये अभी आया है। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर कहने लगा,
जाओ जाकर खाना बनाओ, बातें करने के लिए तुम्हारे पास बड़ी फुर्सत होती है, थोड़ा काम की तरफ भी ध्यान दो। पहली बार मेरे शौहर ने मुझसे इस लहजे में बात की थी। मुझे अपने देवर पर जी भरकर गुस्सा आने लगा। मैंने खाना बनाकर दस्तरखान पर लगाया। मेरे शौहर का मूड बहुत खराब था। रात को जब मैं सोने के लिए कमरे में आई तो कहने लगा, मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो देवरों से बेतकल्लुफ होती हैं। मैंने अपने शौहर से कहा कि वो झूठ बोल रहा था। वो कहने लगे, मैं पिछले 15 मिनट से घर पर आया हूँ, लेकिन तुम 15 मिनट से कमरे में ही थी और वो भी कमरे में ही बैठा था। मुझे बेवकूफ मत समझो। मैंने तो अब ये किया कि देवर से कतराना शुरू कर दिया। मैंने इस बातचीत बिल्कुल छोड़ दी थी। जहां वो होता मैं वहां से निकलकर कहीं और चली जाती। 4 दिन तो मेरे बदले रवैये पर वो चुपचाप देखता रहा, लेकिन 5वें दिन कहने लगा कि आपके साथ मसला क्या है? जहां मैं बैठता हूँ आप उठकर चली जाती हैं। मैंने कहा, तुम झूठे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मुझे गुस्से से घूर कर देखता है। तुमने क्यों झूठ बोला कि तुम 1 घंटे से मेरे साथ बैठे बातें कर रहे थे? वो कहने लगा, मैंने तो यूं ही मजाक किया था, भाई को तो आदत है। फिर मुझे कहने लगा, मैं आपको यही बात तो बताने वाला था कि मेरा भाई बहुत शक्की है, उसको शक करने की आदत है। बड़े गलत बंदे से आपकी शादी हुई है। मुझे तो आपके बारे में सोच सोच कर ही बहुत अफसोस होता है। देवर की बात से मैं तो कुछ खौफजदा सी हो गई थी। कुछ मेरे शौहर का रवैया भी मुझसे ऐसा ही था, लेकिन मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, रोशन बहुत अच्छे हैं, बेहतर है कि तुम मुझसे जरा दूर ही रहा करो। उसने मेरी बात पर अपने कांधे उचकाए और कमरे से बाहर चला गया। मैंने सुख का सांस लिया कि चलो इससे बात समझ आ गई। फिर मेरे दिल में यह भी आने लगा कि मेरा शौहर अगर शक्की मिजाज किस्म का शख्स है तो मुझे तो और भी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मान ही नहीं रहा था। इससे पहले कभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं रखा था। मेरी शादी को 1 माह गुजर गया था। इस 1 माह में मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मेरा शौहर शक्की मिजाज है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। बार बार मुझसे देवर के बारे में सवाल करते। कभी कहते, तुम गेट के पास खड़ी तो नहीं हुई, दरवाजा तुमने तो नहीं खोला? मैं कहती, नहीं, वो तो आपकी वालिदा ही खोलती हैं। वो कहने लगे, हाँ ठीक है, देखो तुम बाहर का दरवाजे के पास नहीं जाना, बड़े आवारा लड़के हैं हमारे मोहल्ले में। अपने शौहर की ये बात सुनकर मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद मेरा शौहर शक्की है। मैं हर उस काम से बचती थी जिससे कि मेरा शौहर मुझसे खफा होता या मेरे मामले में शक में पड़ता। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सब कुछ तबाह बर्बाद होकर रह गया। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि वो चंद दिन के लिए लाहौर जा रही हैं अपनी बहन के पास, क्योंकि इनकी बहन बीमार है। मेरा देवर ही मेरी सास को लाहौर छोड़ने गया था। मुझे तो लग रहा था कि वो भी सास के साथ वहीं रहेगा, लेकिन वो तो अगले रोज ही वापस आ गया। मेरे शौहर ने देवर से कहा कि तुम भी अम्मी के साथ लाहौर में ही रह लेते। कहने लगा, नहीं, मेरी पढ़ाई का मसला है, यूनिवर्सिटी में मेरे सेमेस्टर्स होने वाले हैं। अब तो मुझे और भी परेशानी होने लगी, क्योंकि मेरा देवर दोपहर को यूनिवर्सिटी से वापस आ जाता था और मेरा शौहर रात को आता था। दोपहर से रात तक मेरा देवर घर पर ही रहता था, कहीं नहीं जाता था, और मेरे लिए वो वक्त बड़ा ही परेशान कुन होता था। अपने कमरे में ही दरवाज़ा लॉक किए बैठी रहती, यही इंतज़ार करती कि कब वो बाहर जाए तो मैं किचन का काम निपटाऊं। जब वो यूनिवर्सिटी में होता तो मैं फटाफट से खाना बनाकर आटा गूंद कर सारे काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। लेकिन रात की रोटी तो मुझे अपने शौहर के आने से पहले ही बनानी होती थी, और मैं चाहती थी कि उस वक्त देवर कहीं चला जाए, लेकिन उसे नहीं कह सकती थी। जैसे ही वो घर से बाहर जाता और मैं दरवाजे बंद होने की आवाज़ मुझे आती तो मैं अपने कमरे से बाहर निकलती, फटाफट से रोटियां बनाती और उसके आने से पहले पहले कमरे में बंद हो जाती। जब मेरा शौहर आता था तभी मैं कमरे से बाहर निकलती थी। खाने के दौरान मेरा देवर गाहे बगाहे मुझे देखता रहता, जैसे कि कुछ कहना चाहता हो। मेरी कोशिश थी कि जल्द अज जल्द ये दिन गुजर जाएं और मेरी सास वापस आ जाए, क्योंकि यूं कमरे में हर वक्त बंद रहना मुझे घुटन में मुब्तला कर रहा था। दूसरा, मेरा देवर वैसे भी कुछ बेशर्म किस्म का था। जो शख्स बेधड़क मेरे कमरे में आ सकता था वो मेरा दरवाजा भी तो खटखटा सकता था कि बाहर निकलो, तुम क्या हर वक्त कमरे में घुसी रहती हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये वक्त कैसे गुजरेगा। अभी मैं इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि मेरी सास का फोन आ गया कि उनकी बहन की हालत मजीद खराब हो गई है, इसलिए हो सकता है कि वो चंद माह लाहौर में ही रहे। ये सुनकर तो मेरी परेशानी मजीद बढ़ गई थी। शौहर घर आता तो बार बार मुझसे सवाल जवाब करता कि यासिर जब यूनिवर्सिटी से वापस आता है तो क्या करता है, क्या घर पर ही बैठा रहता है, कहीं जाता है कि नहीं। मैं कहती, मुझे नहीं मालूम, मैं अपने कमरे में होती हूँ। कहने लगा, तुम्हें सब मालूम है, तुम 24 घंटे कमरे में थोड़ी बैठी रहती हो। मैंने कहा, रोशन, आप मुझसे किस किस्म की बातें कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार मुझे साफ बता दें। मैं अपने शौहर की शक भरी बातों से तंग आ चुकी थी। कहने लगा, बता दूंगा। फिर मेरे करीब आकर कहने लगा, देखो,
मुझे शक करने की आदत नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी वैसी बात मालूम हुई तो मैं बहुत सख्त किस्म का इंसान हूँ, बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। अपने शौहर की धमकी सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं तो परेशान होकर रह गई। एक बार मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो बड़ा ही बदहवास था, बार बार अपने पसीने पहुंच रहा था। मुझसे कहने लगा, भाभी खुदा के लिए मुझे अपने कमरे में छुपा लें। मैंने कहा, ऐसा भी क्या हुआ है? कहने लगा, बताने का वक्त नहीं है, बस मुझे जल्दी से अपने कमरे में छुपा लो। जिस कदर वो परेशान लग रहा था, न जाने उसे क्या हुआ था। बहरहाल मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम मेरे कमरे में छुप जाओ। ये कहकर मैं किचन में आ गई और यही सोचने लगी कि आखिर इसको हुआ क्या है, ये ऐसा क्या करके आया है जो इस कदर परेशान है और इसका रंग भी उड़ा हुआ है। मेरा देवर तो आए हुए उसको 2 घंटे बीत चुके थे। न वो कमरे से बाहर आया था और न ही मुझे किसी बात का इल्म हो सका था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अभी शाम के 5 बज रहे थे। मुझे हैरत थी कि हमारे घर तो कोई आता जाता नहीं था, ये इस वक्त कौन आ गया? मेरे शौहर तो रात को 10 बजे आते थे। मैंने पूछा कि कौन है, तो मेरा शौहर कहने लगा, दरवाज़ा खोलो। लहजा बड़ा सख्त था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। बजाय मुझसे बात करने की वो तो गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुए और पूरे घर की तलाशी लेने लगे। मैंने कहा, रोशन आप क्या देख रहे हैं? कहने लगे, अभी बताता हूँ तुम्हें। उनके लहजे को सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हैं। उन्होंने जब सारे कमरों की तलाशी ली तो फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला। कुछ देर बाद कमरे से बाहर मेरे देवर का गिरबान पकड़ कर लाए और उसे सहन में जमीन पर पटका। कहने लगे, देखा वही हुआ ना जिसका मुझे शक था। ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था जब इसका अपना कमरा मौजूद है? मैंने कहा, रोशन मुझे क्या पता, ये तो 2 घंटे पहले आया, बड़ा परेशान था। कहने लगा, मुझे अपने कमरे में छुपा लो। इसीलिए मैंने इसे कमरे में छुपा लिया। मैं तो कब से किचन में काम कर रही हूँ। मेरी बात अभी मुंह में ही थी कि मेरे शौहर ने थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। कहने लगा, झूठ बोल रही हो मुझसे, तुम इसे अपने कमरे में हर वक्त बिठाए रखती हो, न जाने क्या क्या करती हो। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, चलो निकलो मेरे घर से बाहर। ये तो रोशन की बात सुनकर ही परेशान हो गई थी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने देवर से कहा, तुम बताते क्यों नहीं? वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैं क्या बताऊं भाभी, जो कुछ सच है वो सब तो भाई देख ही चुके हैं, अब इनसे छुपाने का क्या फायदा। इस बार भी उसने दगा दे दिया और झूठ बोल दिया। फिर तो मेरे शौहर ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोते धोते मायके पहुंच गई। अगले रोज ही मेरे शौहर ने मुझे फोन पर कहा कि बहुत जल्द मैं तुम्हें तलाक के कागज भिजवा दूंगा। मैंने बहुत मिन्नत समाजत की, वो तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैं भी खामोश होकर बैठ गई। मेरी भाभी और भाई ने मुझे ताने देने लगे। मेरे ही किरदार कुशी होने लगी। लेकिन 1 महीना गुजर गया था। मुझे ना तो रोशन ने तलाक ली थी और ना ही कोई राब्ता रखा। 3 माह बाद रोशन मुझे लेने आए। मेरी सास भी साथ थी। बड़े शर्मिंदा शर्मिंदा से थे। मेरी सास रोने लगी, कहने लगी, मैं कुछ दिन पहले ही आई हूँ। मुझे जब ये सब मालूम हुआ तो मैंने रोशन को बहुत डांटा। यासिर को कहा कि तुमने क्यों ऐसा किया, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानती थी कि रोशन ऐसा कदम भी उठा लेगा। असल में उसे शुरू ही से शक करने की बहुत आदत है और मेरा छोटा बेटा नफ्सियात पढ़ रहा है। इसीलिए शक का इलाज करने के लिए उसने अपने भाई के सामने जानबूझकर ऐसा रवैया तुमसे रखा कि जैसे तुम्हारे और उसके बीच कोई गलत बातचीत चल रही हो। जब रोशन तुम्हें घर से निकाल चुका था तो रोशन को एहसास हुआ कि तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। 3 माह से अच्छी तरह से एहसास हो गया कि वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फिर उसने मेरी मिन्नत समाजत की तो मेरे छोटे बेटे ने कहा, नहीं, आपको जिस तरह से शक करने की आदत है, आप भाभी की जिंदगी को मजीद अजीरन बना देंगे। मैं भाभी के साथ जानबूझकर आपके सामने ऐसा रवैया रखता था। ये देखना चाहता था कि आप अपने शादीशुदा रिश्ते को कितना मजबूत रख सकते हैं, लेकिन आपने तो उसे एक कच्ची डोर की तरह समझा। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता था कि ये रिश्ता कितना अनमोल होता है। रोशन को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए आज ये मुझे अपने साथ लाया है। ये दोबारा कभी भी तुम पर शक नहीं करेगा। जो कुछ मेरे देवर ने किया वो एक इलाज का हिस्सा था, ताकि वो अपने भाई को एहसास दिला सके कि अगर वो मुझे किसी के साथ बातचीत करता देख ले या मेरे कमरे में कोई मौजूद हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुरी औरत हूँ।